बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 22 अक्टूबर और दिन है मंगल का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और 3 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। पहली तो ये कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, उन्होंने ख़ुद को अचानक से तनहा कर दिया है और ये जो आखिरी 3 दिन हैं, इन 3 दिनों में चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब कौन सा एक बड़ा फ़ैसला लिखने जा रहे हैं, अपनी रिटायरमेंट से कबल क्या बड़ा धमाका करके जाएंगे। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, मुख्तलिफ हुकूमती ज़राए से ये ख़बर अब सामने आ रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के अलावा अब हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इवन के जस्टिस याहिया अफरीदी भी ऑप्शन नहीं है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ही चीफ़ जस्टिस बनाना पड़ेगा। लेकिन नाज़रीन, इस सूरत हाल के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक खसूसी कमेटी बनाई गई थी 12 मेंबर्स की, जो कि फ़ैसला करेगी नए चीफ़ जस्टिस का, तो इसका बाइकाट कर दिया और इसका बाइकाट करके एक मौका हुकूमत को फ़राहम किया गया है। और ये एक ब्लेंडर भी करार दिया जा रहा है क्योंकि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो हैं, उन्होंने भी इसकी जो मुखालफत है वो की है। और मेरे ख़्याल से जहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बतौर चीफ़ जस्टिस रास्ता बिल्कुल हमवार आलमोस्ट हो चुका था, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो ब्लंडर किया है, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और आखिर में नाज़रीन, 25 तारीख के बाद यानी कि काजी साहब की रिटायरमेंट के बाद ऐसा क्या होने जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो कि हुकूमत के सीनियर मेंबर हैं, वो ये कह रहे हैं कि अदलिया से कुछ तासुर अच्छा नहीं आ रहा। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। तो सबसे पहले नाज़रीन, आगाज़ करते हैं चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के आखिरी 3 दिन कादी साहब जो है वो क्या करेंगे। एक तो नाज़रीन, आखिरी लास्ट व्लॉग में आपको मैं ये ख़बर दे चुका हूँ और सुबह आते ही जब मैं सुप्रीम कोर्ट पहुँचा तो 9:30 बजे जो अदालत है वो लगाई जाती है और कमरा अदालत नंबर 1 जो है वो 9 बजे ही खोल दिया जाता है। लेकिन सुबह जब यहाँ पर हम पहुँचे तो मालूम पड़ा कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा आज केसेस की समाअत नहीं करेंगे और वो जो है चैम्बर वर्क करेंगे। और कमरा अदालत नंबर 1 जो कि चीफ़ जस्टिस का कमरा होता है और उसी रूम में चीफ़ जस्टिस की कुर्सी पड़ी होती है, तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मौजूद थे और वो केसेस की जो समाअत थे वो कर रहे थे। बहरहाल जी, 2 रोज़ तक एक तो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा चैम्बर वर्क पर हैं और ज़राए ये बता रहे हैं कि चैम्बर वर्क पर वो इसलिए गए हैं कि उन्होंने कुछ जो फ़ैसले हैं वो तहरीर करने हैं और इन फ़ैसलों में मखसूस नशिस्तों का जो एक डिटेल, एक इख्तलाफी नोट कहें, क्योंकि मखसूस नशिस्तों का अक्सरियती जजिस की जानिब से फ़ैसला तो दे दिया गया था, लेकिन डिटेल एक जो नोट है वो काजी साहब की जानिब से दिया जाना है, तो वो तहरीर किया जा रहा है। और इसमें चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो मखसूस नशिस्तों के केस में 2 दफ़ा वजाहत आई अक्सरियती जजिस की जानिब से, इससे मुतल्लिक भी कादी साहब की जानिब से इम्कान है कि लिखा जाएगा और ये जो फ़ैसला दिया गया अक्सरियती जजिस की जानिब से, इस हवाले से भी दूसरी तरफ से चूँकि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से उस तरह से जो रद्द-ए-अमल है इस मामले के ऊपर अपने फ़ैसले के ज़रिए वो नहीं आया, तो इम्कान ये है कि इस चैम्बर वर्क के दौरान काजी साहब ये जो एक डिटेल नोट है वो लिखेंगे और अपनी रिटायरमेंट से पहले अपना ये जो आखिरी नोट है वो उनकी जानिब से जारी किया जाएगा। और इसी वजह से काजी साहब चैम्बर वर्क पर चले गए हैं। 2 रोज़ तक वो चैम्बर वर्क में ही रहेंगे, चैम्बर वर्क करेंगे और ये तन्हाई के उनके दिन होंगे क्योंकि अभी तक जो इतलात सामने आई हैं किसी भी इवन के उनकी अपनी जो होम बार है और दीगर बार्स हैं उनकी जानिब से उन्हें कोई अलविदाई जो डिनर है वो नहीं दिया गया, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से दिया गया। और जो सुप्रीम कोर्ट होती है जो हुकूमत की तरफ से होता है एक, वो अलविदाई डिनर दिया गया। एक हुकूमती अलविदाई डिनर से तो काजी साहब ने खुद ही जो है वो इनकार कर दिया था, लेकिन जो बार का डिनर है वो 24 तारीख को होगा। अलबत्ता दीगर किसी बार की जानिब से भी अभी ये कोई ख़बर जो है वो सामने नहीं आई कि काजी साहब को जो अलविदाई डिनर है वो दिया गया हो। यहाँ पर वाज़े करता चलूँ, मुख्तलिफ जो बार्स हैं उनकी जानिब से एक एजाज़ में जो अशाइये हैं वो दिए जाते हैं। जितने भी चीफ़ जस्टिस साहिबान गुज़रे हैं उनके एजाज़ में अशाइये दिए गए हैं और ये जो है वो एक इज़्ज़त अफ़ज़ाई भी होती है किसी चीफ़ जस्टिस के लिए कि उसकी रिटायरमेंट के मौके पर अलविदाई इशाइया दिया जाता है। और इस इशाइये में साबिक़ जजिस भी होते हैं, बार्स के नुमाइंदगान वगैरह भी होते हैं। इसके अलावा जो सिटिंग जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी मदऊ किया जाता है। लेकिन चूँकि इतलात कुछ इस तरह से भी हैं कि शायद जो अक्सरियती जजेस हैं वो काजी साहब के डिनर में शिरकत ना करें और फिर दूसरी तरफ जो बार्स हैं वो भी इस वक्त चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो उनका टेन्योर रहा है, एक मुतनाज़ तरीन टेन्योर है और एक मुतनाज़ तरीन चीफ़ जस्टिस जो है वो साबित हुए हैं कादी फ़ाइज़ ईसा साहब, तो इनसे बार्स भी
अच्छी खासी नाराज़ हैं इनके रोल से, तो इस वजह से ये जो डिनर है वो भी नहीं दिया गया। तो ये जी चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के आखिरी कुछ 3 दिन होंगे जो कि तन्हाई में गुजरेंगे, जो कि चैम्बर वर्क में गुजरेंगे, और बज़ाहिर कोई जो अलविदाई डिनर्स हैं, एक डिनर है, इसके अलावा कोई जो है वो कादी साहब के लिए कोई एक इज़्ज़त अफ़ज़ाई जो होती है, अलविदाई उनको जो दी जाती है, वो शायद नहीं दी जाएगी। तो ये जी चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से कुछ इतलात थी। दूसरी तरफ जो खसूसी कमेटी है जिसमें 12 जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इन्हें शामिल किया गया है, और आज ये तकरीबन 4 या 5 के करीब इनका इजलास होगा, और इस इजलास में फ़ैसला किया जाएगा और आज ही अनाउंस किया जाएगा कि नेक्स्ट जो चीफ़ जस्टिस हैं वो कौन होंगे। बहरहाल अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तो थोड़ा सा टाइम है इस इजलास में, लेकिन कुछ ज़राए से जो तफसीलात हैं वो हमें मौसूल हो रही हैं, और इन डिटेल्स के मुताबिक ये जो कमेटी है, इस कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं इनके बतौर चीफ़ जस्टिस तैनाती पर आलमोस्ट जो है वो एग्रीमेंट हो चुका है कि जस्टिस मंसूर को ना छेड़ा जाए, क्योंकि अदलिया और वकला में भी वो पॉपुलर हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस भी उनके साथ खड़े हुए हैं। तो खामा में पंगा लेने वाली बात होगी, और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि जो 3 जजेस आएंगे उनमें से अगर हम जस्टिस मंसूर को नहीं बनाते चीफ़ जस्टिस, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को तो वैसे ही नहीं बनाना, और तीसरे नंबर पर नाम है जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का, और जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं वो ज़रा असूली किस्म के हैं, और उनके 80-90% चांसेस हैं कि अगर उन्हें चीफ़ जस्टिस बनाया जाता है तो वो इनकार कर देंगे, क्योंकि असूली तौर पर वो ये कहेंगे कि सीनियर तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है, मैं कैसे चीफ़ जस्टिस बन सकता हूँ। और फिर इसके अलावा एक ये भी मामला है कि उनके अभी 6 साल सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, और अगर वो चीफ़ जस्टिस बन जाते हैं तो 3 साल के बाद उनको रिटायर होना पड़ेगा, और फिर एक मुतनाज़ चीफ़ जस्टिस के तौर पर उन्हें रिटायर होना पड़ेगा। तो वो अपने नाम के साथ ये जो चीज़ें हैं वो क्यों लेकर जाएं, और आखिर क्यों 3 साल कबल अपने टेन्योर से पहले ही वो रिटायर हो जाएं। तो उनके इनकार के चांसेस हैं, और हुकूमत अगर उनको नॉमिनेट कर देती है और वहाँ से इनकार आ जाता है, और फिर हुकूमत के पास जो ऑप्शन होगा वो ये होगा कि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर में से ही किसी को चीफ़ जस्टिस लगाया जा सकता है, और जस्टिस मुनीब को तो वो बिल्कुल नहीं लगाना चाहते। तो उस सूरत में अगर उन्हें जस्टिस मंसूर को चीफ़ जस्टिस लगाने की मंजूरी दे दी जाती है तो ये एक और बड़ी हसीमत होगी हुकूमत के लिए। तो इसलिए सारी सिचुएशन से बचने के लिए बेहतर यही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्हें ही चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान तैनात किया जाए। और फिर ये भी एक ख़दशा है कि अगर उन्हें नहीं भी तैनात किया जाता तो एक रद्द अमल भी आ सकता है, तो उस रद्द अमल से भी बचा जाए, और पहले ही जो फ़ैसला है वो ये किया जाए कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ़ जस्टिस होंगे। तो एक तो जी हुकूमती ज़राए से ये इतलात आ रही हैं, दूसरी इतलात ये भी आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नाम की मुखालफत नहीं कर रही, वो उनके मुखालिफ नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी मुखालिफ नहीं है तो मुस्लिम लीग नून के पास तो सिर्फ 4 वोट हैं, और अगर पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं होती, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़ी होती है, और वहाँ से जो दीगर अपोजिशन के मेंबर्स हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होते हैं, यानी कि पीटीआई के इसमें 3 है और एक जेयूआई का है, और अगर 4 ये और 3 वो हो जाते हैं, और इसी तरीके से एमक्यूएम है, तो फिर इस सूरत में तो पीपल्स पार्टी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनके नाम पर इत्तेफाक हमारे बगैर ही हो जाएगा। तो फिर जो है वो क्यों ना उनके नाम की हिमायत कर दी जाए। और फिर इसमें अब एक और मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मैं समझता हूँ ये ब्लेंडर किया, और इसका बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं उनकी जानिब से इस पर तहज़्ज़ुरात का भी इज़हार किया गया। जो पीटीआई की सियासी कमेटी का इजलास हुआ, उस इजलास में ये फ़ैसला किया गया कि हम ये जो खसूसी कमेटी है पार्लियामेंट की जो जजिस चीफ़ जस्टिस की तैनाती करेगी, इसका बाइकाट कर रहे हैं। यानी कि जो 3 मेंबर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो इसमें शामिल ही नहीं होंगे, और पीछे बच जाते हैं 9 लोग, तो वो जो है वो फ़ैसला कर लेंगे। और अगर पीपल्स पार्टी जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नाम पर इसरार करती है और नून लीग जो है वो मुखालफत करती है, तो फिर उस सूरत में भी आप देखें कि पीटीआई जो है वो इस कमेटी में होगी नहीं, तो उनका जो वोट है वो फिर डलेगा नहीं। और अगर पीटीआई होती है वो पीपल्स पार्टी के साथ जाती है तो इस सूरत में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तैनाती वैसे ही कन्फर्म हो जाएगी। तो ये जी 2 मुख्तलिफ जो इतलात हैं इस कमेटी इजलास से पहले जो है वो सामने आ रही हैं, और वाकई बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने ये पीटीआई की सियासी कमेटी के सामने ये मामला रखा है कि ये एक ब्लंडर होगा जो कि आप करेंगे अगर आप इस कमेटी को एक्सेप्ट नहीं करते और इस वजह से बाइकआउट कर रहे हैं। तो इस तरह से तो ये फॉर्म 47 की जो पार्लियामेंट है आप इसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद हमारा अपोजिशन लीडर भी है, तकरीरें भी होती हैं, हमारे MNAs असेंबली में भी बैठे हुए हैं, इवन कि कुछ लोटे भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। तो इस वजह से कमेटी में एटलीस्ट हमें हिस्सा बनना चाहिए।
अपना जो रोल है वो हमें प्ले करना चाहिए। और अगर ये सिचुएशन बनती है कि पीपल्स पार्टी भी मंसूर अली शाह साहब पर राज़ी होती है और नून लीग राज़ी नहीं होती, तो हम पीपल्स पार्टी का इस वजह से साथ दे देंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ़ जस्टिस बन जाएंगे। तो ये एक ब्लंडर है। बहरहाल दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग नून है उनके रिजर्वेशन ज़रूर हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के पास भी कोई ऑप्शन इस तरह से भी नहीं बच रहा कि याहिया अफरीदी साहब को बनाते हैं और वो अगर इनकार करते हैं तो उस सूरत में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी चीफ़ जस्टिस बनेंगे, तो वो एक बड़ी हजीमत होगी हुकूमत के लिए। तो ये जी कमेटी के हवाले से कुछ इतलात थी। जो 12 मेंबर्स हैं इनके हवाले से आपको बताता था चलूँ तो इन 12 में से 4 मेंबर्स मुस्लिम लीग नून के हैं, 3 जो मेंबर्स हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं, एक जो मेंबर है वो MQM का है। यानी कि ये जो 8 लोग हैं ये हुकूमती इत्तेहाद में हैं, जबकि 2 सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो दोनों को मिलाकर 3 आप कर लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हो गए, और एक जो है वो मौलाना फजल रहमान यानी कि अपोजिशन इत्तेहाद। तो इस तरह से 4 नंबर जो हैं वो इस तरफ बन रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब के। तो ये थोड़ी सी नंबर गेम थी इस कमेटी की जो मैंने आपके साथ शेयर की। आखिर में जी आपको बताता चलूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से एक अहम तरीन जो बयान है वो दिया गया, और उसमें ये वो कहते हैं कि ये अदलिया से हमें तासुर आ रहा है कि 25 अक्टूबर गुजर जाए तो फिर उसके बाद हम हुकूमत को देख लेंगे। अब ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से ये बात करना जो कि वैसे इशारों कनाहों में बात करते हैं, और ये ख्वाजा आसिफ साहब ही थे जिन्होंने सबसे पहले ये बात की थी और कहा था कि अगर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ रिटायर होते हैं और आइनी अदालतें वगैरह ये जो आइनी तरमीम है ये इसी वजह से बज़ाहिर की गई, अगर ये ना होती तो जो हमारी फार्म 47 की हुकूमत है तो ये जो हुकूमत है इसका तख्त उलट जाएगा। तो वही ख्वाजा आसिफ साहब अब ये कह रहे हैं कि अदलिया से तासुर आ रहा है कि 25 के बाद हम इस हुकूमत को देख लेंगे। अब 25 के बाद ऐसा क्या होगा? 25 के बाद एक तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरी तरफ जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं अगर वो चीफ़ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और अगर आइनी बेंच भी बना दिया जाता है और उस आइनी बेंच की सरबराही जस्टिस याहिया अफरीदी या जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को भी दे दी जाती है, तो तब भी ये जो मुतनाज़े आइनी तरमीम की गई है इस पर इतने ज़्यादा सवालात हैं कि ये सस्टेनेबल ही नहीं है। मिसाल के तौर पर आप इस आइनी बेंच के फ़ैसले को कहाँ पर जाकर चैलेंज करेंगे, उस पर नज़रसानी दरख्वास्त कहाँ देंगे, और वो नज़रसानी दरख्वास्त जिस पर फ़ैसले आ चुके हैं जैसे मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है, ये दरख्वास्त 13 रुकनी बेंच ने सुनी थी। तो अब इस 13 रुकनी बेंच के ख़िलाफ़ नज़रसानी अगर 5 रुकनी बेंच होता है आइनी बेंच, तो वो किस तरह से सुनेगा? तो ये ऑलरेडी एक मुतनाज़े तरमीम है जिसमें जो है वो दर्जनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि वाज़े नहीं हैं और ये सस्टेनेबल ही नहीं है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जैसा कि दरख्वास्त एक दायर की जा चुकी है और फिर इसके बाद मुख्तलिफ जो बार्स हैं उनकी जानिब से भी दरख्वास्तें दायर की जाएंगी, और जब बार्स सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी होंगी और सबसे बड़ा एतराज़ ये कि वो आइनी बेंच जिसको चैलेंज किया गया है वो अपने ही ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो कैसे सुन सकता है? तो पहले तो इसी चीज़ के ऊपर ही सवाल उठ जाएगा कि क्या आइनी बेंच इन दरख्वास्तों को ही सुन सकता है, क्योंकि ये उसी के ख़िलाफ़ ही तो दरख्वास्तें हैं और इसी तरमीम के नतीजे में ही तो वो आइनी बेंच बना है। तो ये ऐसी मुतनाज़ चीज़ें हैं कि इनके जो सवालों के जवाब है वो देने पड़ेंगे, और जब हुकूमत से सवालों के जवाब मांगे जाएंगे तो तरमीम में तो इन तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो नहीं दिए गए, तो फिर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई ना कोई फ़ैसला तो ज़रूर आएगा। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो भी इस वक्त अपनी जो परेशानी है या उनको आगे का मंजरनामा नज़र आ गया है कि आइनी तरमीम तो उन्होंने काजी जो है वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए उन्होंने कर तो दी है, लेकिन ये आइनी तरमीम सस्टेनेबल ही नहीं है। कब तक इस आइनी तरमीम को चलाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला खुल गया, सवालों के जवाब मांगे गए तो सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकते आइनी तरमीम में, क्योंकि जो ये सवालात हैं उनके जवाब हैं ही नहीं कि अगर ये सूरत हाल बनती है तो उस सूरत में फिर क्या होगा। तो बहरहाल जी इसी वजह से ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से ये बात कर दी गई है, और वो ये कहते हैं कि अदलिया से हमें कुछ अच्छा तासुर नहीं आ रहा कि 25 तारीख़ के बाद फिर जो है वो हम हुकूमत को देख लेंगे। तो इसका मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस आइनी तरमीम के मामला जो होगा इसको टेकअप भी होगा और फिर इसके ऊपर जो डिसीजन है वो भी होगा, और चूँकि आइनी तरमीम सस्टेनेबल ही नहीं है तो ये कैसे बरकरार रह सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।